बोले कि सीमा परिहार आपके जंगल में रही हैं तो आप कला रिपोर्ट के घर में कैसे रह सकती है। पहले दिन हथियार उठाया था तो हमने एक मंदिर पे खड़े होके 5 फायर करे। हमारे गाँव में ऐसी 15-16 आदमी थे। 15-16 आदमी ने नाक में दम कर रखा था प्रशासन ने। तो ये कहते थे कि घसाले का नाम बिल्कुल मरवाने को करते हैं और दिन की नहीं आवाज मिलती है। दिन की सिर्फ चेहरा इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपके पास में एक सीढ़िया भी आएगी, वो भी चाहे रात होगी। लेकिन जंगल में जितना बाकी पैदा हुआ है उनके घर परिवार बस उतना ही है जितने साथी लोग हैं। निर्भय का नाम जब हुआ है जब निर्भय ने शादियों पे शादी करी तब निर्भय जाके उचका है आके, नहीं पहले निर्भय इतना हाईलाइट नहीं था। हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी सीमा परिहार के साथ। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू। जानना चाहते हैं कि क्या कहानी रही आपकी, आप किस तरीके से उस एक कह सकते हैं कि उस दौर में चली गई जहाँ पे इतना बड़ा एक नाम बाद में बन के आया सीमा परिहार दस्यु सुंदरी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बताएं कि मैंने जैसे कि सुना है कि 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की छोटी सी उम्र में आप अपने एक गिरोह में आप शामिल हो जाती, तो वो क्या कहानी थी? हमारा अपहरण हुआ था 1983 में और अपहरण करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लालाराम कुसमा नाइन थी। और इसकी वजह ये थी कि हमारे गांव में जो बवाइल गांव है, हमारी पैदाइश वहीं की है क्योंकि हमारे पिताजी है कालेश्वर की गढ़िया के रहने। तो हमारे गांव में एक सरपंच थे गंभीर सिंह, तो वो 40 साल सरपंच रहे। तो उसका ये कहना था कि हमारे पिताजी पे जमीन नहीं है, आज भी जमीन नहीं है। तो वो ये कहते थे कि तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, चारों लड़कियों की शादी हमारे गाँव में करिए, तो हम जब तुम एक लड़की की शादी करोगे तो हम तुम्हें 5 बीघा खेती दिलवाएंगे। तो हमारे पिताजी ने ये कहा कि ठीक है, हम पैसों से गरीब हैं लेकिन उनके हिन तो नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा परवजन ने लड़कियां सेंगरन की नहीं दी है, मैं राजावत को दी थी जो कछुआ ठाकुर होते हैं। तो वो ये कहते थे कि अकेला परिहार का घर एक है, ना इनके पास में लाठी में ताकत है ना पैसों में ताकत है, फिर भी ये ठाकुर दबता नहीं है। अच्छा। तो इनका यही 30-1 चलता रहा। बोले फिर इनका हमारी 2 बहनों की शादी हो गई, फिर तीसरे पे कहा, वो भी नहीं माना। जब लास्ट में मैं रह गए तो उनने कहाँ से कहाँ षड्यंत्र रख के इनने हमारा किडनैप कराया। मतलब एक षड्यंत्र के थ्रू आपको वहाँ आपका जीवन बर्बाद करने के लिए कह सकते हैं, आपको वहाँ गिरोह में पहुँचा दिया। हाँ, तो हमें इन्हें रात के समय थी 9-9:30 बजे का था और देहात में जाइए 9-9:30 बजे पे हर गांव में जितना जंगल के किनारे हैं तो अधिकांश करके आदमी सोने लगता है, क्योंकि आदमी दिन भर कनौ में अपने काम में रहता है। शाम के खाना खाया 7-7:30 बजे 8 लोग खाना खप जाता है और 9-10 बजे लोग सो जाते हैं। तो ऐसे ही 9-10 बजे का टाइम था। हम तो अपने आंगन में परे सो रहे थे, आषाढ़ का महीना था। तो उसी के बाद में जौन महीना आज चल रहा है इसी महीना चल रहा था। तो तब आए तो उसमें 8-10 आदमी रहे। कुछ छत होके उतरे और छत होके उतर के उसके बाद में गेट मैन खोला, बस उठाया, हमें लाने चले गए। हमारे मम्मी पापा ने शोर मचाया तो उन्हें 1-2 फायर दी और फायर करते हुए चले गए। तो भाई देखो ऐसा है कि ये तो समझ गए थे हमारे पापा लोग कि ये बदमाश लोग हैं, लेकिन वही है कि राइफल के आगे कौन कर सकता, क्योंकि हमारे पापा को कोई राइफल तो थी नहीं। जब सुबह को जाके हमारे पापा ने, तब इटावा जिला लगता था उस टाइम, मोरैया जिला नहीं बना था। उसके बाद में हमारे पापा ने जब अजीत में थाना लगता था, थाने में जब आए तो जब पापा हमारे सुबह को थाने में आए तो गंभीर सिंह मौके पे बैठा मिला थाने के अंदर। जब वहाँ पे दरोगा जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कोई डाकू लोग आए थे हमारी लड़की को लेके गए, तो दरोगा ने एक गालियों का शब्द लेते हुए कह दे कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ में भर्ती है, साले यहाँ पर तो रिपोर्ट नहीं लिखी हमारे पापा। अच्छा। हाँ, और पहला चांस था हमारे पापा को थाने जाने में पूरे जीवन में। इतने सीधे थे हमारे पिताजी, तो लेकिन नहीं रिपोर्ट लिखी, जाके अपने अपने बैठ गए। फिर वो अपने चुप्पा हमें प्रयास करते थे ढूंढने का, लेकिन कहीं बदमाश मिले ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं बराबर लालाराम से ये कहते रहे कि हमें आप क्यों उठा के ले आए हो, तो वो ये कहते थे कि जैसे जो हम बताते जाए वो करते जाओ, देखो बाद में वक्त पता लगेगा क्यों उठा के जाओ। ये भाई साहब धीरे धीरे कम से कम 2 साल 3 बीत गए, लेकिन हम उस टाइम पे इतना बुद्धि नहीं थी कि हम गैंग के अंदर आ गए हैं तो ये हमें वारंटेड करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब प्रशासन में आपका नाम पहुंच रहा है या नहीं? हाँ, ये कोई पता ही नहीं, पता नहीं।
3 साल के बाद में जब हमारे गांव का एक मल्लाह मिला, ये आपके क्योटरा के पास में एक मठापुर गांव पड़ा था। अच्छा। वहाँ पे एक मल्लाह का लड़का मिला, तो वो एक ट्रैकिंग करके जा रहा था, रास्ते में हम सब जने मिल गए। तो मैंने पैर छुए और छूने के बाद हमने तू कहाँ रहता, तो मैंने बता दिया कि मैं धूमनगर रहते हैं। तो हमने कहा धूमनगर तो हमने गोवाइन के पास में है, बोले कि हाँ। तो हमने अपने घर के हाल चाल पूछे, तो बोले कि बुआ तुम्हारे मम्मी पापा तो जेल में चले गए, बड़ा भाई जेल में चला गया, जो थे हमसे दोनों छोटे, आज नहीं है वो दुनिया पे। तो उसके बाद तो हमने कि मेरा मम्मी पापा क्यों चले गए, बोले कि बुआ तुम्हारे घर की 2 दाएं कुड़की हो गई। अच्छा। हाँ, और एक कनौ के अय्या बाबा दोनों की जेल में है। फिर उसके बाद में हमने लाला राम से ज्यादा करके जब पूछने के बाद में, तो उनने ये कहा कि आप हमने कि जब मैंने आज दिन तक कोई अपराध ही नहीं किया तो मैं डिक्लेयर कैसे हो गए। बोले ऐसा है। तो तब उनने हमें एक पैड का कागज अपना दिखाया। पैड का कागज दिखाने के बाद में बोले कि ये हम कोई भी वारदात छोटी बड़ी करते, चाहे हम अपहरण करें, चाहे हम डकैती करें, कहीं के लिए हम कार्ड भेजते अपना, ये जितने अपहरण होते हैं तो हम ये कार्ड देते हैं, और देने के बाद में जिसको हमें डिक्लेयर करना सबके नाम दे देते हैं। अच्छा, उनका कोई लेटर पैड होगा? हाँ, उसमें एक लंग लाला का राम का नाम था, एक लंग कुसमा नाइन का था। अच्छा। मैं मोहर से दिखाया, मोहर भी थी। तो बोले कि अपहरण होते हैं तो ये पकड़े करके हम ले आते हैं, और उनके लिए हम जब चिट्ठी डालते हैं तो ये चिट्ठी जाके हम लड़का वाले के यहाँ भेजते हैं। जब 3 साल हो गई, जब हमने लाला राम से फिर अनुरोध किया कि मैं नहीं जाएंगे, ठीक है, हम अगर अभी थोड़े बहुत वारंटेड हुए होंगे तो हमने कि मैं घर जाएंगे, मैं जाके समर्पण कर देंगे, हम अपने जेल ही तो जाएंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो बोले अब तेरे ऊपर इतने मुकदमा हो गए, डरी डरी जेल में सड़ जाओगी, और तुम्हारे बाप माता इतने पैसा वाले भी नहीं है जो तुम्हें छुटा लो। अगर जनता ने देख लिया या पुलिस ने देख लिया, कहीं धोखे का अगर मार दिया तुम्हें, तो तुम मर जाओगे। तो भाई साहब पहले फिर मैंने ये ध्याया वहाँ 3 साल के बाद में, अब हम जो दुनिया में निकल नहीं पाएंगे, इसी दुनिया में हमारा जो कुछ जिंदगी है नहीं पा रहे। 3 साल के बाद में तब हमने राइफल उठाई है। जब आपको ये मालूम चल गया कि अब नाम तो हमारा जा ही चुका है, जी। हम सफाई दे नहीं सकते, हाँ। तो आपने उसके बाद हथियार उठाया? फिर उसके बाद में हथियार उठाया। नहीं, हमने 3 साल यही नहीं पकड़ा कि बंदूक कैसे पकड़ी जाए। खूब हमसे कहा गया, लेकिन हम बंदूक नहीं ले सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी, अब आपने ऐसे हथियार उठा लिया था, तो पहला क्राइम आपने क्या किया जो आपको नहीं, याद हो अगर? नहीं, पहले हमने क्राइम नहीं किया। जब पहले था हथियार उठाया था तो हमने एक मंदिर पे खड़े होके 5 फायर करे। तो मजबूरन हमने जब उठा लिया, मैंने सीधा बात ये जानती, ना हम उल्टा किसी से बोलना चाहते, न सामने वाले से बुलाना चाहते। अच्छा, एक सवाल ये कि आपने भदोई से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने चुनाव भी लड़ा है 2007 में, वो आप दुर्भाग्यवश हार गए। उसके बाद 765 वोट से हारे। 765 वोट। आपने उसके बाद से राजनीति में कदम नहीं रखा, कोई खास रीजन इसका कारण? रीजन ऐसा था कि जब मैं देखो उदित राज के संग में थे उस टाइम पर, तो उदित राज की भी का नाम है, पार्टी पहले दाएं चुनाव मैदान में आई थी, तो एक तरह की निर्दलीय थी, इनने सहयोग नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे जो मेरे पास में जो कुछ था मैंने सब लगा दिया चुनाव में। दूसरी बात है कोर्ट कचहरी अभी भी चल रही है हमारी। तो ऐसा पूरा जब से हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ है तब से पूरे परिवार का मेरे पास जिम्मेदारी है, बच्चों का खिलाना पिलाना, पढ़ाना। तो अब चुनाव के लिए तो चुनाव वक्त ऐसा होना चाहिए तो नहीं कर सकते। नहीं, कोई जैसे पार्टियां भी सपोर्ट कर देती हैं जब आप, देखिए पार्टियां सपोर्ट करती हैं। पहले पार्टियों के लिए दक्षिणा तुम खर्च करिए, उसके बाद में पार्टी तुम्हें करेगी। तो ऐसा आपके तो में कोई ये मेरे पास में है नहीं कि पहले हम खर्च करें उसके बाद में। लेकिन अगर कोई पार्टी सपोर्ट करे, आप चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में जाएंगे? अब ऐसा है कि जब चुनाव में राजनीति में अगर जाना चाहते हैं वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन पार्टी पहले खर्चा मांगती है। 2022 का चुनाव जो आया था, चुनाव आने से पहले कभी आपको लगता है कि शायद इस बार कोई मुझसे कांटेक्ट करे? नहीं, कांटेक्ट हुआ था, 1-2 जन से हुआ था कि समाजवादी से ले लीजिए। हाँ, लेकिन आप कुछ खर्च ना करिए, अपना पूरा चुनाव का झेल लीजिए, पार्टी तुमसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन पूरा खर्चा आपको झेलना है। तो भाई साहब आज की डेट में अगर कोई आदमी अगर विधायकी का चुनाव लड़ रहा तो कम से कम 1-2 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब आप मैदान में आ सकते। तो भाई साहब नहीं है। किसी बड़े लीडर से बात हुई सपा के आपके, या किसी विशेष? नहीं, एक जनन से जो जिस जनन से हुआ था वो डायरेक्ट अखिलेश जी का दाहिना हाथ है, उन्हीं से हुई थी। लेकिन बात वही थी कि वो पार्टी को कुछ ना करें, अपना खर्चा झेल जाए। तो भाई साहब इतना कहाँ से लेके आएंगे? ये रीजन है, नहीं तो आप राजनीति में जाने के लिए बहुत जल्दी आ जाते।
और सबसे बड़ी बात यह है कि औरैया इटावा का हर जितना आज की डेट में राजनीति कर रहा है, हर बंदा हमसे कटता भी है नेता। क्या रीजन? रीजन ये है कि जिस दिन हम अगर राजनीति में आ गए तो जितने ये कनो जो बैठे हैं, जो दलालीबाजी करते हैं, इनका सबका मंडा फोड़ कर देंगे। इसी वजह से आपको बहुत जगह नहीं दी जा रही। जी जी जी, देखिए उसके बाद में हमें सबसे पहले मुलायम सिंह ने अपनाया था। मैं बता दें, मैं सरेंडर कर दिया था, पार्टी में शामिल नहीं हुए थे जब औरैया में बादशाह के लड़के का मर्डर हुआ था, तब मुलायम सिंह आए थे। मुलायम सिंह आए थे तो मुलायम सिंह ने हमें डायरेक्ट मंच पे बुलाया था, पूरा प्लान बन गया था। उसमें हमारा टिकट कटाने वाले तुम्हारे भोले सिंह है जी, क्या नाम तुम्हारे जी, मुरादगंज बाबरपुर वाले, और दूसरे हैं क्या नाम तुम्हारे जी, कमलेश पाठक। ये जानते थे कि ये अगर राजनीति में आ गई, ये आगे बढ़ जाएगी, हम लोग पीछे रह जाएंगे। इटावा में शिवपाल सिंह वगैरह ये जो हैं, इनसे कभी संपर्क हुआ? देखिए, शिवपाल सिंह के लग से काफी वो होगा, लेकिन हमने खुद नहीं संपर्क किया। इनकी भी पार्टी जब से बनाई है तब से ऑफर आई है।